बच्चों आज के हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ लिया है, उसका एप्लीकेशन हमारा हो गया है। जैसे हमारे इलेक्ट्रोस्टैट में दो लॉज हैं, किसी भी करंट कैरिंग किसी भी चार्ज पार्टिकल्स के लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए इलेक्ट्रोस्टैट में हमने दो लॉज पढ़े थे। वो दो लॉज क्या है बच्चों? कूलम्स लॉ एंड गॉस थ्योरम। उसी तरीके से यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में करंट कैरिंग वायर्स, करंट कैरिंग बॉडीज के लिए मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हमारे पास अगेन दो लॉज हैं। एक है हमारा बायो-सैवर्ट लॉ जिसको हमने पढ़ लिया है, और दूसरा है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, दो लॉज, बायो-सैवर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो सबसे पहले हम एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट देखें। यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ हम एग्जैक्टली लगभग वैसे ही लगाते हैं जैसे कि हमने गॉस लॉ अप्लाई किया था। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमने गॉस थ्योरम को जब अप्लाई किया था तो सबसे पहले हमने क्या किया था? गॉसियन सरफेस एज्यूम की थी। उस चार्ज को एक हाइपोथेटिकल सरफेस में इनक्लोज किया था। ठीक है, हाइपोथेटिकल सरफेस में इनक्लोज किया था। तो हाइपोथेटिकल सरफेस में इनक्लोज करने के बाद हमने वहां पे एक इंटीग्रल सॉल्व किया था, सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस। ठीक है, उसको सॉल्व करके हमने चार्ज इनक्लोज निकाल के और क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट किया था, आपको याद हो गॉस लॉ में। ठीक है, कुछ वैसा ही हमने यहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ में करना है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ को हम देखें, एक एक करके सिस्टमैटिकली देखें कैसे करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ से हमने 3-4 एप्लीकेशंस करने हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के, सिस्टमैटिकली उसको देखते हुए चलें। क्या है हमारा? सबसे पहले स्टेटमेंट देखें एम्पियर सर्किटल लॉ का बच्चों। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट है बच्चों कि लाइन इंटीग्रल वहां पे कौन सा इंटीग्रल आता है? गॉस लॉ में जो इंटीग्रल आता है वो कौन सा इंटीग्रल आता है? सरफेस इंटीग्रल आता है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस के ऊपर किसी एरिया, इंक्लोज्ड एरिया के ऊपर इंटीग्रेट करते हैं। यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास? लाइन इंटीग्रल आ रहा है। यहां लाइन मतलब लेंथ। ठीक है, यहां पर हम किसको इंटीग्रेट करेंगे? किसका लाइन इंटीग्रल आएगा? यहां हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं तो यहां पे लाइन इंटीग्रल किसका आएगा? मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल आएगा। तो यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड को किसके ऊपर इंटीग्रेट करेंगे? एक लेंथ के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे, एक लाइन के ऊपर। लाइन मींस लेंथ के ऊपर लीनियर इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, लीनियर मींस लेंथ के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, वहां हम किसके ऊपर इंटीग्रेट करते थे? सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट करते थे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था हमारा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, यहां पे क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम यहां पे हमारे एम्पियर सर्किटल लॉ में लाइन इंटीग्रल आता है। किसका लाइन इंटीग्रल आता है? मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल आता है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। वहां पे क्या होता था बच्चों? वहां पे सरफेस इंटीग्रल आता था। किसके ऊपर इंटीग्रल आता था? सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस के ऊपर। यहां लाइन इंटीग्रल किसके ऊपर आएगा? क्लोज्ड पाथ के ऊपर। ठीक है, अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कॉमा नेट करंट थ्रेडिंग, THREADING, थ्रेडिंग या क्रॉसिंग भी लिख सकते हैं। नेट करंट थ्रेडिंग द पाथ, ये इसका स्टेटमेंट है, एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या था? कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डीएस अराउंड अ क्लोज्ड पाथ या नेट फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। ठीक है, इसका मतलब जब मैंने इंटीग्रल के ऊपर ये क्लोज लगाया
तो ई डॉट ds हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, किससे पास होने वाला, इंटायर सरफेस, क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स है। नेट फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, ये हमारी गॉस थ्योरम थी, आपको याद हो। यहां पे हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ B डॉट dl, ठीक है, दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। क्लोज पाथ पे कैसे पता लगेगा, dl जो है यहाँ लेंथ वेक्टर को इंटीग्रेट कर रहा है, दिस इज द लेंथ। ठीक है, तो ये लाइन इंटीग्रल है, यहां पे ये एरिया है ds, यहां पे dl लेंथ है, तो ये लाइन इंटीग्रल हो गया, ये सरफेस इंटीग्रल हो गया। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ, देखो यहीं से स्टेटमेंट बन रहा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई नेट करंट थ्रेडिंग द पाथ। मेरी बात को ध्यान से एक एक करके सुनते रहें, इसको हम अप्लाई करना बहुत इजीली सीखेंगे। ठीक है, दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। इस एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन हम यहां पर करंट कैरिंग वायर्स हमारे सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। करंट कैरिंग वायर्स, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेट, ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम करंट कैरिंग वायर्स के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ, जो कि हम कर चुके हैं। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करंट कैरिंग बॉडीज की वजह से हम करेंगे यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें यहाँ दो चीजें फाइंड करनी होगी। अगर मेरे पास कोई भी एप्लीकेशन दिया हुआ है, उसने कहा लॉन्ग वायर से डी डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड निकालो, या सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करवा के अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालवा रहा है, तो इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पे दो काम करने होंगे। एक तो हमें इंटीग्रल B डॉट dl निकालना होगा, ठीक है, और दूसरा हमें आई नेट की वैल्यू निकालनी होगी। इंटीग्रल B डॉट dl और आई नेट निकालने के बाद एम्पियर सर्किटल लॉ की इस इक्वेशन में यहां पे इंटीग्रल B डॉट dl की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और आई नेट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जब इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा। इतनी सी बात है, ठीक है, ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना है। ठीक, अब हमें जो परेशानी आने वाली है, परेशानी नहीं आने वाली, मतलब जो थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा वो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने में करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंटीग्रल बहुत आसानी से, बहुत इजीली सॉल्व होता है। अगर आप बात को सिस्टमैटिकली समझते रहें तो ये इंटीग्रल बहुत इजीली सॉल्व होगा। तो ये इंटीग्रल क्या है जरा समझे ध्यान से। जैसे ये हमारा इंटीग्रल था वैसे ही हमारा इंटीग्रल है, क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl। हम किसके ऊपर सॉल्व करते हैं इसको, हम यहां इंटीग्रल सॉल्व करते हैं किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर, एक क्लोज्ड पाथ के ऊपर इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। किसके ऊपर सॉल्व करेंगे, इस क्लोज पाथ के ऊपर इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां किसके ऊपर सॉल्व करते थे, यहां गॉस लॉ में किसके ऊपर सॉल्व करते थे, हम एक क्लोज्ड सरफेस के ऊपर सॉल्व करते थे। याद करें, अगर हमारे पास स्ट्रेट वायर था तो हमने सराउंडिंग में कैसा गॉसियन सरफेस ली थी, सिलिंड्रिकल सरफेस ली थी। ठीक है, स्ट्रेट वायर था जिसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, सराउंडिंग में हमने गॉसियन सरफेस ली थी। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज था तो हमने कैसी सरफेस ली थी, स्फेरिकल सरफेस में पॉइंट चार्ज को उस हाइपोथेटिकल स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे लिया था। ऐसा क्यों किया था क्यों हमने ली थी सिलिंड्रिकल सरफेस, इसलिए ली थी कि ऐसा करने से ये इंटीग्रल हमारा आसानी से सॉल्व हो रहा था। समझ रहे, तो यही काम हमने यहां पे करना है। हमने जो क्लोज्ड पाथ कंसीडर करना है, इसको अप्लाई करने से पहले हमने कंसीडर करना है क्लोज्ड पाथ। कंसीडर करना है क्या, क्लोज्ड पाथ सराउंडिंग अ गिवन करंट कैरिंग वायर, उसके सराउंडिंग में हमने क्लोज पाथ कंसीडर करना है और उस क्लोज्ड पाथ के ऊपर फिर हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ठीक है, जब मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करूंगा तो B डॉट dl क्या होता है, B इंटू dl इंटू कॉस थीटा। ठीक है, जहां थीटा किसके बीच का एंगल होगा, मैग्नेटिक फील्ड
और पाथ जो है, पाथ लेंथ जो है उसके बीच का एंगल होगा, मैग्नेटिक फील्ड और पाथ के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, जो क्लोज पाथ हम जो कंसिडर करेंगे, तो क्लोज पाथ हमारा ऐसा होना चाहिए, जब हम इस इंटीग्रल को अप्लाई करेंगे तो क्लोज पाथ हमारा ऐसा होना चाहिए, आइदर बी जो है वो क्या हो, टेंजेंशियल हो। मैग्नेटिक बी मीन्स बी क्या हो, टेंजेंशियल टू इस क्लोज पाथ। बी मैग्नेटिक फील्ड पाथ पे या तो टेंजेंशियल हो या बी जो है वो परपेंडिकुलर हो, किसके, क्लोज्ड पाथ के ऊपर। मुझे ऐसा पाथ चूज करना है बच्चों, ऐसा पाथ चूज करना है जिस पाथ के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड या तो टेंजेंशियल हो या परपेंडिकुलर हो। मुझे ऐसा पाथ चूज करना है। ठीक है, ऐसा पाथ चूज करने पे क्या होगा, बी अगर टेंजेंशियल होगी तो बी अगर टेंजेंशियल होगी तो टेंजेंशियल होने का मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच का एंगल क्या होगा, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है, मान लो वो पाथ, टोटल पाथ लेंथ, ये टोटल पाथ लेंथ L1 प्लस L2 है मान लो। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे उससे समझेंगे। टोटल जो पाथ कंसिडर किया वो L1 प्लस L2 है, समझ गए। जैसे रेक्टेंगुलर पाथ, ये रेक्टेंगुलर पाथ हो गया मेरा, ठीक है, ये टोटल पाथ लेंथ ये L1 मान लो, और ये दोनों मिलकर L1 हो गई, ये दोनों लेंथ, और ये दोनों मिलकर L2 हो गई। तो टोटल पाथ लेंथ क्या है, L1 प्लस L2 है। L1 पाथ पे फील्ड क्या है, फील्ड और डीएल के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, और L2 जो रिमेनिंग बचा उस पे बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, डीएल। जब हम ऐसा पाथ चूज करेंगे तो ये इंटीग्रल मेरा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, कि जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे, मेरी बात सुनो, जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे, किस पे सॉल्व करोगे, इंटायर क्लोज्ड पाथ पे। क्लोज पाथ कौन है आपका, L1 प्लस L2, टोटल पाथ लेंथ L1 प्लस L2 है। तो ये इंटीग्रल दो पार्ट में ब्रेक कर जाएगा। कैसा ब्रेक कर जाएगा, एक आ जाएगा L1 इंटू बी डीएल कॉस 0, और दूसरा आ जाएगा इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस 90 L2। ठीक है, इस लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड और एट एवरी पॉइंट पाथ के बीच का एंगल 90 डिग्री है L2 पे, और इस पे 0 डिग्री है। तो ये इंटीग्रेशन आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा cos 0 1। अब साथ में एक चीज और होनी चाहिए कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पाथ से टेंजेंशियल है, तो वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट एट L1। समझ रहे, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पाथ के एवरी पॉइंट पे, इस L1 लेंथ पे एवरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस L1 पाथ पे थ्रू आउट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, ठीक है, वो बाहर चला आएगा। तो आपका क्या इंटीग्रेट होगा, ओनली बी बाहर आ गया, इंटीग्रेट होगा ओनली डीएल इंटू L1। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, जरा देखो तो सही। तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल जो है वो आपका क्या आ जाएगा, dl1 का dl का इंटीग्रेशन l होगा, लिमिट लगाओगे तो L1 आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये आपका आ जाएगा dl1, लिमिट 0 से L1 लग जाएगी। ठीक है, dl1 ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ये आपका इंटीग्रल ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा याद रखो, इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी b इंटू L1। L1 जो आपने पाथ कंसिडर किया है, उस पाथ की वो लेंथ होगी, उतनी पोर्शन लेंगे जितने पोर्शन पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं कितना एंगल बना रही है L1 से, 0 डिग्री। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस L1 पे क्या होंगे, टेंजेंशियल होंगे। ठीक है, टेंजेंशियल होंगी। ये कैसे पता लगेगा, कैसे पाथ लेना है, ये बहुत आसानी से पता लगता है, अभी समझाऊंगा। हमें अगर ये पता हो कि किसी भी करंट कैरिंग बॉडीज के सराउंडिंग में मैग्नेटिक लाइंस कैसी होती हैं, अगर हमें मैग्नेटिक लाइंस का पैटर्न पता है
तो हम उन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंग पाथ को चूज करते हुए चलते हैं, ठीक है। तब हमें ये इंटीग्रल में ये सिचुएशन एनकाउंटर होती है, और जब ये सिचुएशन एनकाउंटर होगी तो ये इंटीग्रल हमारा क्या होगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हमें पाथ हमेशा ऐसा चूज करना है। तो ये जो इतनी बात का कंक्लूजन ये है कि एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने पर कर रहे हैं जब हम, तो हमें हमेशा ऐसा पाथ चूज करना है, ऐसा क्लोज पाथ हम कंसिडर करेंगे हाइपोथेटिकल अपनी तरफ से, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि कोई क्लोज पाथ आप कंसिडर कर रहे हैं। एक ऐसा पाथ कंसिडर करना है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या तो पाथ पे या तो टेंजेंशियल हो या परपेंडिकुलर हो, ठीक है। जहां परपेंडिकुलर होंगी वहां पे इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी L2 लेंथ पे, ठीक है। और जहां टेंजेंशियल होंगी वहां पर जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन टेंजेंशियल है, साथ में फील्ड का मैग्नीट्यूड जो कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट एट दिस लेंथ L1, ठीक है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू BL1 चली आएगी, इंटीग्रल इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं बच्चों कि एम्पियर सर्कुलर लॉ सिर्फ ऐसे ही पाथ के लिए वैलिड है। एम्पियर सर्कुलर लॉ किसी भी पाथ पे लगाया जा सकता है, टेढ़े मेढ़े आर्बिट्रेरी पाथ कहीं भी लगाया जा सकता है, बट कहीं भी लगाने में एक लिमिटेशन हमारी ये हो जाएगी कि हम इस इंटीग्रल को इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे गॉस लॉ में हम कोई सा भी पाथ कंसिडर, कोई सी भी सरफेस कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन कोई सी भी सरफेस पर इस इंटीग्रल को सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरफेस के अगर हम आर्बिट्रेरी शेप की सरफेस कंसिडर कर लें, अगर ये पॉइंट चार्ज हो और पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में टेढ़ी मेढ़ी सरफेस कंसिडर कर लूं ऐसे करके, तो अब यहां पर एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल डिफरेंट हो जाएगा, जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से ये इंटीग्रल सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हम सिमेट्रिक पाथ लेते हैं कि एवरी पॉइंट फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन जाता है, यहाँ 0 डिग्री बन जाता है, अगर चार्ज को मैं स्फेरिकल सरफेस कंसिडर कर लूं। समझ में आया? तो इस पे सॉल्व करें हम इस इंटीग्रल को या इस पे सॉल्व करें, आंसर रिजल्ट हमारा एक ही मिलना है। इसलिए हम कोशिश करेंगे हमेशा कि ऐसा पाथ चूज करेंगे जिस पाथ पे हमारा ये इंटीग्रल आसानी से इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। वो कौन होगा, वो ऐसे हो रहा होगा, ठीक है। एक बात हो गई, ये हमारा सॉल्व हो गया इंटीग्रल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और आई नेट फाइंड करना है। आई नेट के लिए क्या है स्टेटमेंट देखो, नेट करंट थ्रेडिंग द पाथ, line integral of magnetic field around the closed path is equal to mu naught times net current threading the path। थ्रेडिंग थ्रेड किसे कहते हैं, थ्रेड आप जानते हैं किसे कहते हैं, स्ट्रिंग को या धागे को कहते हैं थ्रेड। थ्रेडिंग का क्या मतलब हुआ, थ्रेडिंग का मतलब हुआ कि जब आप जो है थ्रेडिंग कर रहे होते हैं, ऐसे धागे को लपेट रहे होते हैं, इसको थ्रेडिंग कहा जाता है। इस पाथ के ऊपर अगर मैं धागे को नंबर ऑफ टर्न दूं, लपेट दूं, तो उसे थ्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। तो नेट करंट थ्रेडिंग द पाथ क्या है, अगर मेरा ये पाथ है और इसके ऊपर मैंने वायर्स के नंबर ऑफ टर्न्स लिए में ऐसे वायर्स को लपेटा हुआ, जैसे सोलेनोइड के ऊपर लपेटते हैं, ऐसे मैंने वायर्स को बहुत सारे टर्न्स लिए में। मान लो इस वायर पे मैंने 1000 टर्न्स लिए में, 1000 टर्न्स, एक सिरा यहां लटका हुआ वायर का, ऐसे वायर है, ऐसे मेरा ये पाथ है, ठीक है। ऐसे ये पाथ है, ये मेरी सोलेनोइड है मान लो, इस पे मैंने नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे लपेटे हुए टर्न्स, ये 2 सिरे, तो करंट यहां से एंट्री करी और यहां से लीव कर गई। कितने टर्न्स है, 1000 टर्न्स है। तो 1000 टर्न की, तो मैंने यहां इसकी वायर की कितने टाइम्स थ्रेडिंग की हुई, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कितनी बार थ्रेडिंग की हुई है, 1000 बार थ्रेडिंग की हुई है वायर्स की, ठीक है। तो जब यहां से करंट एंटर करेगी तो इस पाथ को कितनी बार थ्रेड करेगी, करंट कितनी बार थ्रेडिंग होगी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कितने बार, 1000 बार, ठीक है। तो करंट अगर आई यहां से निकलेगी और यहां से लीव करेगी और यहां अंदर मेरा कोई पाथ हो, ये मेरा अगर पाथ हो, ठीक है, इस पाथ के ऊपर अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊंगा तो इस पाथ के लिए इस पाथ को करंट थ्रेड करेगी कितना टाइम्स, 1000 टाइम्स। तो यहां पे आई नेट जो होगा वो कितना होगा, 1000 आई हो जाएगा। क्या, नेट करंट थ्रेडिंग द पाथ, नंबर ऑफ टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द पाथ यू कैन से, ठीक है। तो नेट करंट थ्रेडिंग द पाथ कितनी हो जाएगी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 1000 बार, तो 1000 आई हो जाएगा यहाँ पे आई नेट।
तो आपको सिंपली इतना सा काम करना है, आई नेट निकालना है इस ऐसे जैसे मैंने यहां समझाया, और बी डॉट डीएल निकालना है ऐसे, ठीक है। और ये निकालने के बाद यहां से जो आपने बी डॉट डीएल निकाला और यहां से जो आई नेट निकाला, एम्पियर सर्किटल लॉ की इक्वेशन लिख के इस बी डॉट डीएल को इक्वेशन नंबर 1 से यहां उठा के रख देना है इसकी जगह पर, और इक्वेशन नंबर 2 से यहां उठा के रख देना है इसकी जगह पर, आई नेट की जगह पर, ठीक है। आई नेट रख दोगे उठा के, बी डॉट डीएल रख दोगे उठा के, आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी गिवन करंट कैरिंग वायर्स की वजह से, किसी भी गिवन करंट कैरिंग बॉडी की वजह से, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल के चला आएगा। क्लियर है बच्चों? एप्लीकेशन में देखेंगे ये बातें हम, जो मैंने ये बताई है, एक एक करके हम एप्लीकेशन उठाएंगे और ये जितना मैंने एक्सप्लेनेशन दिया इन सब चीजों को वहां पर अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। इन सब बातों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये जो मैंने लिखाई हैं जरूर जरूर नोट करिए कहीं कोने में, ठीक। इससे आपको जो डेरिवेशन करने में आसानी होगी। बोर्ड में डेरिवेशन ही पूछे जाते हैं सारे, और इन्हीं डेरिवेशन के बेसिस पे ही आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसी बेसिस पे आप जो है आगे कंपटीशन के क्वेश्चन लगा पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया आई नेट। इसमें कुछ नोट देख लें। हमारा पहला नोट है, नोट बच्चों सबसे पहला पॉइंट हमारा यहां पर है नोट में कि बी मींस मैग्नेटिक फील्ड इन एम्पियर्स लॉ, बी इन एम्पियर्स लॉ इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, is the resultant magnetic field due to all the currents existing anywhere means inside or outside closed path, while I net is the net current, due to the conductors inside closed path, ठीक है। क्या है जरा एक बार और समझिए ध्यान से, क्या लिखा है मैंने कि इस एम्पियर सर्किटल लॉ में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आपने क्लोज पाथ कंसीडर किया, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, मान लो आपके पास ये कोई क्लोज पाथ है, ठीक है, ऐसे ही क्लोज पाथ ट्रेस हो रहा है, ये क्लोज पाथ ऐसे ट्रेस हो रहा है, इसकी ट्रेसिंग ऐसे है, एक करंट कैरिंग वायर ऐसे है, ऐसे डॉट दिखाने का मतलब इसके ऊपर मैंने ऐसे बाहर को निकाल दिया, ये लिख दिया यहाँ पे I1, इस पे लिख दिया I1। इसका मतलब ये होगा कि ये मेरा क्लोज पाथ है जो बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ किया गया है, और डॉट पे I1 लिखने का मतलब ये करंट कैरिंग वायर जो कि ऐसे रखा हुआ है परपेंडिकुलर, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है बाहर को, ठीक है। और एक पाथ ये है मेरे पास, एक करंट ये है मेरे पास, ठीक है, एक करंट ये है मेरे पास, इस पे मैं क्रॉस लगा देता हूं, इस पे क्रॉस लगा दिया, ये करंट है मेरे पास I2 का मतलब ये कहां जा रही है, इनटू द बोर्ड, ठीक। और एक वायर ये है मेरे पास, इसमें करंट कहां, आउट ऑफ द बोर्ड आ रही है I3, और एक वायर है आउटसाइड द क्लोज्ड पाथ, इसमें करंट जा रही है ऐसे I4। तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने स्टेटमेंट लिखाया है, magnetic field in ampere circuit law is the resultant field due to all the current existing anywhere inside or outside closed path। तो किसी इस क्लोज पाथ के किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू ऑल करंट कैरिंग कंडक्टर्स आइदर इनसाइड और आउटसाइड द पाथ, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इस एम्पियर सर्किट लॉ में अंदर वाले कंडक्टर की वजह से भी है इस एक्सप्रेशन में, और बाहर वाले की वजह से भी है, ठीक है। बट आई नेट जो होगा इस एक्सप्रेशन में, आई नेट का क्या है, आई नेट वाइल आई नेट इज द नेट करंट ड्यू टू द कंडक्टर इनसाइड क्लोज लूप, यानी आई नेट जो है यहां पर कितना होगा, अब देखो बच्चों, आई नेट जो होगा यहां पे I1 माइनस I2 प्लस I3 होगा। माइनस I2 क्यों लिया, क्योंकि अगर हमारे पास करंट कैरिंग वायर ऐसे है, ऐसे इनवर्ट करंट जा रही है, तो इनवर्ट करंट के लिए पाथ कैसे ट्रेस होगा, करंट की डायरेक्शन में थंब को रख के कंडक्टर को ग्रास्प करते हो ना, करंट के डायरेक्शन में कंडक्टर को, इधर को करंट फ्लो कर रही है तो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखोगे और कंडक्टर को ग्रास्प करोगे, ठीक है। तो इस सेंस में मैग्नेटिक फील्ड ट्रेस हो रही होगी। तो जिस सेंस में मैग्नेटिक फील्ड ट्रेस हो रही है, अगर उसी सेंस में पाथ लिया गया है,
उसी सेंस में पाथ लिया गया है तो वो करंट पॉजिटिव ली जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ट्रेस हो रही है और पाथ अपोजिट है तो वो करंट नेगेटिव माइनस हो जाएगी। तो यहां पर क्या है, देखो यहां पर आपके पास ये करंट कैरिंग वायर है, करंट ऐसे जा रही है, इसको ग्रास्प करो, करंट के डायरेक्शन में थंब रखोगे, इसको ट्रेस करोगे, ऐसे ट्रेस करोगे तो पाथ की डायरेक्शन में I1 सेंस में मैग्नेटिक फील्ड और पाथ I1 के लिए एक ही डायरेक्शन में ट्रेस हो रहा है। सिमिलरली I3 के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड और पाथ एक ही डायरेक्शन में ट्रेस हो रहा है। बट I2 के लिए क्या है कि करंट के डायरेक्शन में रखोगे थंब को इनवर्ड, और ऐसे ऐसे जो है इसको ग्रास्प करोगे, तो ग्रास्पिंग जब करोगे कंडक्टर को तो पाथ कहां ट्रेस, पाथ के अपोजिट ट्रेस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इस I2 को क्या लिया जाएगा, माइनस। तो यहां एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए यहां पे एम्पियर्स लॉ जो होगा, यहां पे एम्पियर्स लॉ लगाओगे तो क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू नेट करंट थ्रेडिंग द पाथ म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I नेट। जब आप लगाओगे तो यहां पे I नेट जो है वो कितना आएगा, आपसे कहेगा फाइंड, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, फाइंड इंटीग्रल B डॉट dl। इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी ऑन दिस क्लोज पाथ, ठीक है, ऑन द पाथ शोइंग इन फिगर, ठीक। तो ये आपका आंसर आएगा, इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी I1 माइनस I2 प्लस I3। इस I नेट को उठा के यहां डाल दो, तो इस इंटीग्रल का वैल्यू इतनी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इन दिस एम्पियर सर्किट लॉ इज ड्यू टू all the conductors, current carrying conductors inside or outside the path, while I net is due to only the current carrying conductors inside the closed path। ये मैंने पहला पॉइंट लिखाया है, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। आप क्वेश्चन करना हो तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ऐसे जैसे क्वेश्चन देख लें यहाँ पे, ऐसा ही। और बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने कि ईच ऑफ 8 कंडक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 in figure carries 2 ampere current into or out of the page. What is the value of integral B dot dl, close integral B dot dl for the path in figure A and figure B? तो इसके लिए इंटीग्रल B dot dl निकालना है, इसके लिए इंटीग्रल B dot dl निकालना है। हर एक कंडक्टर में करंट कितनी है, कितनी करंट फ्लो कर रही है, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। तो इसको देखो तो ये कैसे ट्रेस हो रहा है, पाथ ऐसे ट्रेस हो रहा है, ठीक है। जब ऐसे ट्रेस हो रहा है तो किसके लिए, इसके लिए करंट के डायरेक्शन में रखोगे थंब को इनवर्ट और ट्रेस करो, ठीक है। तो किस सेंस में ट्रेस हो रहा है, इसके सेंस में ट्रेस हो रहा है, इनवर्ट कंडक्टर के। इसका सेंस लोगे तो कहां जाएगा, अपोजिट। इसको देखोगे तो कहां जाएगा, अपोजिट। तो आपका फिगर ए के लिए जो आई नेट निकल के आएगा, अगर फिगर ए के लिए सॉल्व करोगे तो आई नेट कितना आएगा निकल के, 2 इस सेंस में ट्रेस हो रहा है, करंट के डायरेक्शन में थंब को रख के ग्रास्प करोगे तो इस सेंस में ट्रेस हो रहा है, इस वाले कंडक्टर के सेंस में। तो 2 एम्पियर की करंट है, ये 2, ये अपोजिट सेंस हो गया -2, ये भी अपोजिट सेंस हो गया -2, और ये सारे वायर्स जो है इस पाथ के आउटसाइड हैं, ठीक है। तो आई नेट जो है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन करंट इन कंडक्टर इनसाइड द पाथ, आउटसाइड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो यहां से आई नेट जो है वो कितना निकल के आएगा हमारा, -2 एम्पियर, ये आ गया आई नेट। तो क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl फिगर ए के लिए क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। यहां से आई नेट की वैल्यू 2 रख दोगे तो क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl आपका निकल के आएगा बच्चों, कितना आएगा, -2 म्यू नॉट, ठीक है। ये फिगर ए का आंसर आ गया। अब अगर आपको फिगर बी के लिए करना है तो फिगर बी के लिए भी आसान है, देखो तो सही। तो यहां पे आई नेट निकालोगे तो आई नेट क्या आएगा, आई नेट किस सेंस में ट्रेस हो रहा है, इसके सेंस में ट्रेस हो रहा है, इसके डॉट वाले सेंस में हो रहा है ट्रेस। देखो ये आउटवर्ड जा रही करंट के डायरेक्शन में थंब को इसको ग्रास्प करोगे तो इस सेंस में ट्रेस हो रहा है। तो ये प्लस और ये क्रॉस वाले माइनस। तो आई नेट कितना हो जाएगा, 2 + 2 और फिर ये -2 और फिर ये -2, ठीक है। तो आई नेट जो है यहां से कितना आ जाएगा, 0। जब आई नेट 0 आ गया तो क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl की वैल्यू जो है वो क्या है बच्चों, 0 है, ठीक है। ऐसे अगर आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ हो तो ऐसे आप आई नेट फाइंड करके इंटीग्रल B डॉट dl फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन डेरिवेशन देखें हम यहाँ
मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग a long thin current carrying wire। थिन करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बायो सावर्ट लॉ में भी हमने निकाली है। इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में बायो सावर्ट लॉ में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। डी डिस्टेंस पे दोनों एंड इन्फिनिटी पे जा रहे थे, ठीक है। तो अल्फा और बीटा π/2 आया था हमारा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई थी हमारी, μ0/2 πI/d। इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स के लिए एक पॉइंट लाइन इन द मिडिल, μ0/2 πI/d। इस एक्सप्रेशन को हमने प्रूफ करना है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ से प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम क्लोज पाथ कंसिडर करेंगे। तो पाथ कैसा होगा जरा देखें। अगर हमारे पास लॉन्ग वायर है तो हम कंडक्टर की करंट के डायरेक्शन में थंब को रख के ऐसे ग्रास्प करते हैं, ठीक है। जब ग्रास्प करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, इसके चारों तरफ सर्कुलर होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होती हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर है तो पाथ भी अगर मैं सर्कुलर ही ले लूं तो एट एवरी पॉइंट पाथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कोइंसाइड करेंगे। तो एवरी पॉइंट पाथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो जब भी स्ट्रेट वायर दिया होगा तो हमारे पास जो पाथ होगा वो कैसा होगा, ऐसा क्लोज पाथ होगा, ठीक है। ये क्लोज पाथ हम कंसिडर कर लेंगे। वायर सच दैट इस पाथ के सेंटर पे पास कर रहा होगा, ठीक है। सेंटर से परपेंडिकुलरली पास कर रहा होगा। ये करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है। और ये हमने पहला स्टेप जो है हमारा, ये हमने कंसिडर कर लिया क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ कैसा पाथ, सर्कुलर क्लोज्ड पाथ हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। कितने रेडियस का, इस वायर से हमने r डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। तो हमने r रेडियस का पाथ कंसिडर करा सर्कुलर, such that wire is passing through the center and perpendicular to the plane of the closed path, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, आपको बोर्ड एग्जाम में कंसिडर, देखो मैं एक बार लिख रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा ये सब कुछ, ठीक है। कंसिडर अ सर्कुलर क्लोज्ड पाथ, सर्कुलर क्लोज्ड पाथ ऑफ क्लोज्ड path of radius r such that wire is passing through center, and perpendicular to the plane of path, ठीक है। ये आपने कंसिडर कर लिया। जब आपने कंसिडर कर लिया तो पाथ के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी दिशा में ट्रेस हो रही होगी। तो एट एवरी पॉइंट ऑन द पाथ मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। कहीं भी किसी भी जगह पे देखोगे, कहीं भी देखोगे, एट एवरी पॉइंट ऑन द पाथ बी और डीएल के बीच का एंगल, बी यहां है और डीएल जो है थ्रू आउट द पाथ, बी और डीएल के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। नाउ इंटीग्रल बी डॉट डीएल निकालोगे जब आप, तो नाउ जब आप हम इंटीग्रल बी डॉट डीएल निकालेंगे तो ये क्या आएगा, बी डीएल कॉस 0 डिग्री, ठीक है। कहां से कहां तक बन रहा होगा, ये किस पाथ पे होगा, 0 से लेके 2 पाई आर तक, थ्रू आउट द पाथ, 0 से शुरू करके 2 पाई आर तक, एट एवरी पॉइंट ऑन द पाथ बी और डीएल के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। और चूंकि इस पाथ के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस, क्योंकि वायर सेंटर से पास कर रहा है, तो इस पाथ के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस वायर से सेम है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द पाथ जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। वो वायर से एक ही डिस्टेंस पे है पाथ का एवरी पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड एक ही होगी। तो बी जो होगा यहाँ क्या होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा नहीं, वो बाहर चला आएगा। इंटीग्रेट होगा आपका क्या, ओनली डीएल। कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, 0 से लेकर 2 पाई आर तक, ठीक है। और डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल। तो बी इंटू एल, लिमिट लगाओगे अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से 2 पाई आर, तो आपका इंटीग्रल बी डॉट डीएल जो है वो कितना आ जाएगा,
इंटीग्रल बी डॉट डीएल आ जाएगा बी इंटू 2πr, अपर लिमिट 2πr माइनस लोअर लिमिट 0 करोगे, ठीक है, ये आ गया आपका। नाउ आई नेट निकालूं अगर, तो आई नेट इज द नेट करंट क्रॉसिंग द पाथ। तो इस पाथ को करंट कितना टाइम थ्रेड कर रही है, कितना टाइम क्रॉस कर रही है, ओनली एक बार, ठीक है, ओनली एक बार पास कर रही है सर्कुलर पाथ से। तो आई नेट कितना है, यहां आई है, आई नेट कितना है, आई है। नाउ अप्लाई सबसे पहले हमें इंटीग्रल बी डॉट डीएल निकालना है, फिर हमने आई नेट निकालना है, और इंटीग्रल डॉट डीएल आई नेट दोनों हमारे पास आ गए। अब हमने अप्लाई कर देना है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके इसमें इंटीग्रल बी डॉट डीएल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट, ठीक है, ये अप्लाई करके इक्वेशन 1 से उठा के इसकी वैल्यू और इक्वेशन 2 से उठा के ये वैल्यू पुट कर देनी है। 1 से उठाना है, इंटीग्रल बी डॉट डीएल कितना है, बी इंटू 2πr है, ठीक है, और आई नेट कितना है, आई है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर कितनी आ गई, म्यू नॉट अपॉन 2π इंटू आई बाई आर। यही हमने निकाली थी, डी डिस्टेंस ली थी वहां, ठीक है, बायो सावर्ट लॉ में कितनी निकाली थी, म्यू नॉट अपॉन 2π आई अपॉन डी, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर हम बी और आर में यहां ग्राफ खींचना चाहते हैं तो बी और आर में ग्राफ कैसा आएगा हमारा, बी यहां क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का ग्राफ जो है वो कैसा होता है बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन देखें,